आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था किसके बारे में? मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हमारे फर्टिलाइजर के अंदर जो है दो तीन चीजें बाकी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ डिफरेंट इक्वेशंस दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन किसने दिया है, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ से पूछी जाती है कि कुछ लॉज दे दिए जाते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, डिफरेंट लॉज जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे यूज इफिशिएंसीज के बारे में कि यूज इफिशिएंसी क्या होती है, और फर्टिलाइजर अगर हमें दिया है तो न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना अप्लाई होगा, या न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर हमें दिया गया है तो कितना फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होगा। उन सब चीजों के बारे में आज की इस क्लास में हम देखेंगे। आपने जो है इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, और इकोनॉमिक्स के अंदर दो तीन लॉज होते हैं। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया। उसमें कहा कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न बोल देते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर या फिर मैथमेटिक्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक टर्म होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी चीज के अंदर हम हमारा एफर्ट लगाते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, लेकिन एक हद तक यानी एक पीक लेवल पर जाने के बाद वो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक। तो ऐसा ही क्या होता है कि क्रॉप प्लांट्स के अंदर जब हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं, क्रॉप प्लांट्स के अंदर जब हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो जैसे मान लीजिए 10 केजी ऐड किया, यील्ड इंक्रीज होगा, 20 केजी किया, यील्ड इंक्रीज होगा, 30 केजी किया, यील्ड इंक्रीज होगा। मतलब एक पीक लेवल ऐसा आएगा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का जिसके बाद क्रॉप की यील्ड जो है आगे इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? क्वाड्रेटिक। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर या रेस्पॉन्स ऑफ क्रॉप टू फर्टिलाइजर। Response of crops to fertilizer। फसलों का फर्टिलाइजर के प्रति जो रेस्पॉन्स होता है वो किस नेचर का होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किस नेचर का होता है? क्वाड्रेटिक। क्लियर हुआ? इसके बाद में कुछ टर्म्स जो दी गई है उनके बारे में हम बात करते हैं। एक आपने सुना होगा नाम STCR अप्रोच। STCR अप्रोच। STCR अप्रोच क्या होती है? कोई फुल फॉर्म बता पाएगा? STCR अप्रोच क्या होता है? देखो, STCR अप्रोच जो है इसका मीन होता है सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। क्लियर हुआ? ये जो टर्म है इसके बारे में बताया था किसने? आर से याद रखना है, किसने? रामामूर्ति। किसने? रामामूर्ति। कब बताया था रामामूर्ति ने? 1987, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स अप्रोच जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया? रामामूर्ति ने। कब दिया था? 1987 में। फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब ये सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स होता क्या है? जिस तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम पे सोइल हेल्थ कार्ड चल रहा है। सोइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? इट इज द प्रिंटिंग रिपोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? 12 पैरामीटर्स मेंशन होते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि क्रॉप की कितनी रिक्वायरमेंट है, सोइल का क्या स्टेटस है, और उस पर्टिकुलर क्रॉप को कितना फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं। इसी तरीके से रामामूर्ति ने 1987 के अंदर एक अप्रोच दी जिसको हम बोलते हैं सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स अप्रोच। यानी सोइल का टेस्ट करने के बाद उसके अंदर स्टेटस कितना है उसके बेसिस पे हम जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसके अंदर इन्होंने देखा कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कितनी अमाउंट दी जाए जब इतना मैक्सिमम लेवल को हम अचीव कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपसे यही पूछा जाएगा कि STCR अप्रोच जो है वो किसने दिया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसके अंदर T क्या इंडिकेट करता है, C क्या इंडिकेट करता है, और R क्या इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ? इसके बाद में यहां पर एक और टर्म आपको बड़ा कंफ्यूज करती है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ड्रिस। क्या कहा जाता है? ड्रिस अप्रोच। क्या फुल फॉर्म होती है ड्रिस की? What is the full form of DRIS? सुना है नाम इसके बारे में? डायग्नोसिस कहा जाता है, डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये जो अप्रोच है ये दी थी आपके ब्यूफिल्स ने। किसने दी थी? ब्यूफिल्स। और ब्यूफिल्स ने इसको दिया था 1973 में, 1973 में।
अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये सोइल है, ठीक है। अब इस सोइल के अंदर हमने फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया है। किसका एप्लीकेशन किया है? फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया तो यहाँ पर क्या जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स मींस हो सकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे गए सोइल के अंदर। यहाँ पर जो क्रॉप का इल्ड हुआ है वो इल्ड क्या है? मैक्सिमम। कितना हुआ है? मैक्सिमम। अब इन साइंटिस्ट ने ये किया, ब्यूफिल्स ने देखा कि जो एक पर्टिकुलर क्रॉप का जो मैक्सिमम इल्ड होता है वो कब गवर्न होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई रेशो के अंदर, मान लीजिए नाइट्रोजन 100 केजी दिया था, ठीक है, फास्फोरस इन्होंने 50 केजी दिया था, तो इनका रेशो क्या हो गया? 10:5। 10:5 हो गया ना। मींस पर्टिकुलर रेशो के अंदर जो है कितना मैक्सिमम इल्ड अचीव होगा। यानी यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रिएंट का जो रिलेशन बताया वो किसके बेसिस पे बताया? रेशोज के बेसिस पे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेशोज ऑफ न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट रेशो जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप की मैक्सिमम इल्ड के लिए गवर्न होते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं, उस अप्रोच को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? ड्रिस अप्रोच। यहाँ पर नेम में ही इंडिकेट है ड्रिस। क्या है? रेशो आर आ रहा है तो मतलब आपको याद रखना है कि कौन सा जो है रेशो ऑफ न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, तो कौन सा है आपका? ड्रिस अप्रोच। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए कि जैसे कि 4 महीने की क्रॉप है, 4 मंथ्स की क्रॉप है, क्या 4 मंथ्स की क्रॉप के अंदर एक जनरल साइंटिस्ट जो है या फिर एज अ फार्मर, जैसे दोनों टर्म जो है वो फील्ड लेवल पर काम नहीं करती है, ये एज अ साइंटिफिक टर्म्स हैं जिनका यूज किया जाता है। ड्रिस अप्रोच जो है मेनली लॉन्ग ड्यूरेशन जो क्रॉप्स होती है उनके लिए क्या होती है? सुटेबल्स होती है। तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि ड्रिस अप्रोच की फुल फॉर्म क्या होती है? डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। किसने दिया था? ब्यूफिल्स ने दिया था। कब दिया था? 1973 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, रेशो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेशो ऑफ न्यूट्रिएंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम यील्ड। क्लियर है? सेकेंड चीज इसमें याद रखना है कि सुटेबल ओनली फॉर या सुटेबल फॉर किसके लिए? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए। किसके लिए है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए। दोनों टर्म क्लियर हुई? समझ में आया यहां तक? इसके बाद में एक और टर्म आता है आपका बोल यूनिट। क्या आता है? बोले यूनिट। BAULE, बोले यूनिट। बोले यूनिट को समझने से पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फील्ड में लगाया है सोयाबीन। क्या लगाया है? सोयाबीन। अब सोयाबीन की जो मैक्सिमम यील्ड है पर हेक्टेयर, मान लीजिए हम मानते हैं कि यहाँ पर कितना है? 1000 केजी है। कितना है? 1000 केजी है। मैक्सिमम यील्ड कितनी है? 1000 केजी। इस मैक्सिमम यील्ड का ये क्या हो गई हमारे लिए? मैक्सिमम यील्ड। इस मैक्सिमम यील्ड का 50% अचीव करने के लिए, यानी 500 केजी अचीव करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड है? कितनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड है? वो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है क्या कहलाता है? बोल यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोल यूनिट। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्टेन 50% ऑफ द मैक्सिमम यील्ड, यानी जो अधिकतम उपज है उसका 50% प्राप्त करने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, कितने अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, वो क्या कहलाता है? बोल यूनिट कहलाता है। समझ में आया? एक बोल यूनिट का मतलब ये हो गया कि जितनी भी मैक्सिमम यील्ड है उस क्रॉप प्लांट की, उसका 50% अचीव करने के लिए हम कितनी मात्रा में जो है फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? बोल यूनिट कहलाता है। क्लियर है? बोल यूनिट को जो मेंशन करते हैं हम पौंड में मेंशन करते हैं। किसमें करते हैं? पौंड में। और जनरली ये निकाला जाता है 1 एकड़ के लिए। तो इसकी जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी? पौंड पर एकड़ होगी। क्या होगी? पौंड पर एकड़। समझ में आया? तो यहां पर हम लिख सकते हैं बोल यूनिट के अंदर, या बोले यूनिट जो है बोले नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर obtaining 50% of maximum possible yield। इसको हम क्या बोलते हैं? बोल यूनिट कहा जाता है। ठीक है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बोल यूनिट जो है मेनली 3 न्यूट्रिएंट एलिमेंट के लिए दिया गया है। किस किस के लिए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के लिए। यूनिट याद रखना है कितना है? 223, 45 और 76। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? पौंड पर एकड़। क्या हो जाएगा? पौंड पर एकड़। ये बोल जो है वो जर्मन साइंटिस्ट है। पौंड का यूज जो है वो जर्मनी में किया जाता है। इस वजह से 1 एकड़ के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है उसका 50% प्राप्त करने के लिए हमें 223 नाइट्रोजन,
45 के जो है फॉस्फोरस और 76 के क्या करना पड़ेगा, पौंड के अंदर देना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या ये बोल यूनिट? यहाँ पर 3 टर्म हमने अभी तक पढ़ा है। फर्स्ट हमने बात किया है एसटीसीआर। एसटीसीआर की फुल फॉर्म याद रखना है, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स कहा जाता है। किसने दिया था? रामामूर्ति ने किया था 1987 के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ड्रिस अप्रोच के अंदर रेशो अप्रोच भी से हम बोलते हैं। ठीक है, किसने दिया था? फुल फॉर्म याद रखना है, ब्यूपिल्स ने दिया था, 1973 में दिया था। इसके बाद में बोले यूनिट की बात करें तो मैक्सिमम जो पॉसिबल इल्ड है उसका 50% अचीव करने के लिए हम कितना अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन करते हैं वो क्या कहलाता है? बोले यूनिट कहलाता है। 223 किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। 45 किसके लिए? फॉस्फोरस के लिए। और पोटेशियम के लिए कितना है? 76। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, इसके बाद कुछ और लॉज हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज है, लीफ कलर चार्ट मैंने आपको बता दिया था। लीफ कलर चार्ट कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया? IRRI ने, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इसके बाद एक होता है आपका क्लोरोफिल मीटर। क्लोरोफिल मीटर या क्लोरोफिल मीटर को कहा जाता है स्पार्ट। क्या कहा जाता है? स्पार्ट। फर्स्ट वर्ड से आपको डिनोट हो रहा होगा या आपको पता लग रहा होगा कि ऐसा मीटर जो क्या इंडिकेट करता है, किसको मापता है? क्लोरोफिल को मापता है। क्लोरोफिल किसका इंडिकेशन है? ग्रीननेस का इंडिकेशन है। यदि अगर ग्रीन रेस होगी तो मींस नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी क्या है प्लांट के अंदर? अच्छी है। उसकी कुछ रीडिंग्स होती है, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमें याद रखना है कि क्लोरोफिल मीटर किसको मापता है? ग्रीननेस को। और ग्रीननेस जो है डायरेक्टली किसके द्वारा गवर्न होती है? नाइट्रोजन के द्वारा। मींस क्लोरोफिल मीटर किसके लिए यूज किया जाएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। क्लियर है? एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा एसपीएडी। इस एसपीएडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सोइल प्लांट एनालाइजर डेवलपमेंट। सोइल प्लांट एनालाइजर डेवलपमेंट। सोइल प्लांट एनालाइजर डेवलपमेंट। ठीक है, इन दोनों मीटर का यूज जो है हम यूज करते हैं किसके अंदर? डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? एक और चीज है जो आपको याद रखना है, क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच। क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच। क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच जो है ये भी नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। मेनली इसमें नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन देखने के लिए एक इक्वेशन यूज किया जाता है, उसको आपको याद नहीं रखना है। बाय द मिनरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड इलाकों में, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स। ठीक है, मेनली याद रखना है टेम्परेट। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन जो है किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है? क्लोरोफिल मीटर के द्वारा। क्लोरोफिल मीटर को क्या बोलते हैं? स्पार्ट कहा जाता है। स्पार्ट का मतलब क्या होता है? सोइल प्लांट एनालाइजर डेवलपमेंट होता है। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि स्पार्ट की फुल फॉर्म क्या है? 3-4 या 4 ऑप्शन दिया जाएगा, अलग अलग पूछा जाएगा, याद रखना है। एस का मतलब सोइल, पी का मतलब प्लांट, ए का मतलब एनालाइजर, डी का मतलब डेवलपमेंट। सोइल प्लांट एनालाइजर डेवलपमेंट किसका डिटर्मिनेशन करता है? क्लोरोफिल है तो जाहिर सी बात है किसका? नाइट्रोजन का। फिर है क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच। क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच क्या है कि एक जो है इक्वेशन के रूप में हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन की रेट को तय करते हैं। आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच जो है मेनली किस न्यूट्रिएंट एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है? नाइट्रोजन के लिए। क्लियर हुआ? बाय द मिनरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद में कहां पर किया जाता है? ह्यूमिड और सब ह्यूमिड एरियाज के अंदर। और ह्यूमिड और सब ह्यूमिड मेनली कहां के होते हैं? टेम्परेट के होते हैं। क्लियर है? यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच वन इज नॉट रिलेटेड टू नाइट्रोजन एस्टिमेशन। देखो लीफ कलर चार्ट भी है, ठीक है, आपका क्लोरोफिल मीटर या स्पार्ट भी है, क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच भी है, एक और कोई ऑप्शन में दिया हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? या तो फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे या किस साइंटिस्ट ने क्या दिया है, बोले यूनिट का मतलब क्या होता है, बोले यूनिट नाइट्रोजन के लिए कितनी होती है, फॉस्फोरस के लिए कितना होता है, पोटास के लिए कितना होता है। ठीक है, और ये क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच का आपको याद रखना है। इसके बाद में आपने नाम सुना होगा लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है? कौन बताएगा? या किसने दिया? जेबी, जस्टिस वॉन लिविंग ने दिया। जस्टिस वॉन लिविंग को हम किसका फादर बोलते हैं? फादर ऑफ एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री। और किसका फादर कहा जाता है? फादर ऑफ
फर्टिलाइजर केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। देखो यहां पर वर्ड आ रहा है लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट के लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कई सारे न्यूट्रिएंट की उनको आवश्यकता है, लेकिन एक भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट की अगर कमी होगी तो उस प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ मिनिमम। यहां तक आपको क्लियर है। लॉ ऑफ मिनिमम को कुछ और नामों से जाना जाता है, इसको आप याद रखना है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है। एक और चीज आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, आपने नाम सुना होगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लेकमैन ने दिया था। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग न्यूट्रिएंट या फिर हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में किस बात का अंतर है? देखिए फैक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक फैक्टर होता है और एबायोटिक फैक्टर होता है, जो क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यदि उन फैक्टर के द्वारा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर अफेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है, जो किसने दिया था, ब्लेकमैन ने। लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम मैंने रिलेटेड है आपके किसके लिए, इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो आपके क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो अफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है। किसने दिया था, जेवी लिविंग, जस्टिस वॉन लिविंग ने दिया था। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री कहा जाता है। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहा जाता है और आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ क्या, क्लियर है? एक बार इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। रेस्पॉन्स ऑफ क्रॉप टू फर्टिलाइजर क्वाड्रेटिक इन नेचर, लक्ष्य चावला। एसटीसीआर वापस बता देंगे, एक बार लिखो। देखो फर्स्ट लाइन लिखना, रेस्पॉन्स ऑफ क्रॉप्स टू फर्टिलाइजर किस नेचर का होता है, क्वाड्रेटिक, ही याद रखना है। एसटीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स होता है। किसने दिया था, रामामूर्ति ने 1987 के अंदर। सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि सोइल के एनालिसिस करने के बाद कितना न्यूट्रिएंट लेवल उसके अंदर प्रेजेंट है और क्रॉप को कितना रिक्वायर्ड है, उसका जो रिलेशनशिप बताने का काम किया था वो रामामूर्ति ने किया था। क्या हो गया, मनीष का बर्थडे। ये लिख लिया, लिखो लिखो। कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो आप, थोड़ा राइटिंग जो है सही नहीं है ना। लिखा, चलो थैंक यू। सिस्टम है होना चाहिए। रेशियो ऑफ न्यूट्रिएंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम मिल्क, ठीक है, सुटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। बॉल यूनिट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो पॉसिबल इल्ड है उसका 50% अचीव करने के लिए हम कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल यूनिट कहा जाता है। इस 76 है ना,
223, 45 और 76। क्या हो गया भाई? हाँ श्रवण बोलो, बताइए। थोड़ा जल्दी लिखो यार, इसको कवर करना है आज। बीएससी थर्ड ईयर के साथ प्री पीजी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप दे सकते हो, लेकिन आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, उसके लिए 1 साल और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आप तैयारी करो साथ में, अच्छी बात है। लिखा? लिखो। लिखा? चलिए, ये कुछ पॉइंट्स को लिख लो। क्लोरोफिल मीटर, जिसको हम स्पार्ट भी बोलते हैं, सोइल प्लांट एनालाइजर डेवलपमेंट कहा जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। टॉप मॉडलिंग अप्रोच मेनली नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए फॉलो किया जाता है। दियाराम यार बैक अभी करते हैं थोड़ी देर बाद ना, एक बार लिखने दो सबको। प्रोब मॉडलिंग अप्रोच मेनली कौन से रीजन के लिए सुटेबल है? टेम्परेट के लिए ना, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन, या ह्यूमिड और सब ह्यूमिड सोइल के लिए ना, इसको याद रखना। बाय द मिनरलाइजेशन प्रोसेस। मिनरलाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना आप। न्यूट्रिएंट पढ़ाया था तब मैंने नाइट्रोजन के अंदर ये लिखा है क्या कि अगर नाइट्रोजन एक्सेस होगा तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है? लिखा है? लिखा है? मेरे ख्याल से नहीं लिखा है, एक बार देखो। देखो देखो एक बार, हाँ एक बार उसको समझेंगे। थोड़ा जल्दी लिखो इसको। लिखा है? चलो, इसका रीजन क्या है तो? कि नाइट्रोजन अगर एक्सेस होगा तो कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी या उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है प्लांट के अंदर। और इसके अलावा नहीं, उसका रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर इंक्रीज होता है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम क्यों होती है? शुगर केन के अंदर जनरली ऐसा होता है। लिखा क्या भाई? लिख लिया? लॉ ऑफ मिनिमम जेवी लिविंग ने दिया था। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, फादर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फर्टिलाइजर केमिस्ट्री का?
एनर्जी नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होगी, नितिन डोडा। चलिए इसको भी हम समझते हैं। लिख लिया क्या? लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि किसी भी क्रॉप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब फैक्टर के द्वारा अफेक्ट होगा, चाहे वो बायोटिक हो या अबायोटिक फैक्टर हो, उसके द्वारा जो यील्ड में लिमिटेशन होता है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये दिया था ब्लैकमैन ने। लिख लिया यहां तक? चलिए इसके बाद में एक स्टार डाल के नाइट्रोजन वाले उस केस में लिख लेना कि यदि मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन एक्सेस में होता है, ठीक है, मेनली जो स्टार्ची क्रॉप होती है उनके अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो कम होती है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अपटेक करते हैं, या तो नाइट्रेट के रूप में या फिर अमोनिकल रूप में। ठीक है, प्लांट के अंदर ये जाता है तो उसका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, और एसिमिलेशन होकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एसिमिलेशन के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, यदि मान लीजिए प्लांट के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब अमोनिकल या नाइट्रेट ज्यादा जा रहा है। अमोनिकल नाइट्रेट अगर ज्यादा है तो उसको एसिमिलेट होने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी अगर रिक्वायर्ड होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट वहां पर बना है उसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्टार्ची क्रॉप होती है, शुगर क्रॉप्स होती है, उनके अंदर ज्यादा नाइट्रोजन देने की वजह से, एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रीजन है कि नाइट्रोजन एक्सेस देने की वजह से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम क्यों होती है। क्लियर हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए नाइट्रोजन एक्सेस दिया, एक्सेस का मतलब क्या है, ये क्रॉप प्लांट है, यानी इसने नाइट्रोजन का अपटेक ज्यादा किया। ज्यादा किया यानी किस फॉर्म में, या तो अमोनिकल या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में। अमोनिकल या नाइट्रेट की फॉर्म में है तो ये किस फॉर्म का हो गया, इनऑर्गेनिक फॉर्म हो गया। ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में। किसके अंदर होगा, प्लांट के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पार्ट टू ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, अगर ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन जा रहा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। जो भी प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है उसका यूज किसमें किया जाएगा, एसिमिलेशन के लिए। ज्यादा नाइट्रोजन का अपटेक हो रहा है, ज्यादा एसिमिलेशन होगा, ज्यादा एसिमिलेशन होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो बना है उसका ब्रेकडाउन होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन अगर एक्सेस मात्रा में देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हुआ? ये एक बार लिख लीजिए स्टार डाल के। चलिए लिख भी लिया होगा, लिखा? चलिए इसके बाद में कुछ इक्वेशंस है जहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस्टेरेलिक इक्वेशन। मिस्टेरेलिक इक्वेशन की बात करें तो dy अपॉन dx a माइनस वाई सी, ये किसकी इक्वेशन होती है, मिस्टेरेलिक इक्वेशन होती है। और मिस्टेरेलिक इक्वेशन जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है कि मान लीजिए जब हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ इनपुट जब डालते हैं, तो इनपुट डालते हैं तो एक ऐसा लेवल आता है जब यील्ड क्या होती है या फिर प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद में वो प्रोसेस क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है क्रॉप प्लांट के अंदर भी, dx का मतलब यहां पर होता है, एक बार लिखिएगा इसको, dy बराबर यील्ड इंक्रीज पर यूनिट। dx का मतलब हो जाएगा इनपुट इंक्रीज पर यूनिट। ठीक है, ए का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट और मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, वाई का मतलब हो जाएगा यील्ड, सी का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट 0.301। ठीक है,
सी वैल्यू या फिर एक बार इसको समझना, मिश्रलिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला dy अपॉन dx a माइनस वाई और पीछे क्या है c। इस इक्वेशन को आपको दिमाग में फिट कर लेना है, एक बार नहीं 2-3 दिन के अंदर ये याद हो जाएगी। जहां पर dx क्या है, dx का मतलब है कि हम कितना इनपुट जो है इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी यूनिट कितनी हम ऐड कर रहे हैं, उस यूनिट ऐड करने की वजह से हमारा कितना इल्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ क्या है, इल्ड इंक्रीज पर यूनिट डिवाइडेड बाई इनपुट इंक्रीज पर यूनिट। क्लियर हुआ। इसके बाद में है ए का मतलब क्या है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम इल्ड जो है वो कितनी होती है, -5 जनरली इल्ड कितनी आती है इनटू सी का मतलब होता है कांस्टेंट। यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन कि मिश्रलिक इक्वेशन क्या होती है, dy अपॉन dx a माइनस वाई सी क्या है, मिश्रलिक इक्वेशन होती है, किस पर बेस्ड होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पर होती है। यानी एक जब आप इनपुट यूज करते हो या इनपुट का ऐड करते हो तो इल्ड तो बढ़ेगी, लेकिन एक ऐसा लेवल आ जाएगा, जिस तरीके से आपने लग्जरी कंजम्पशन के बारे में बात किया होगा। लग्जरी कंजम्पशन क्या होता है कि पोटेशियम ज्यादा दे रहे हैं, यानी क्रॉप प्लांट जो है एक्सेस में ले रहा है, लेकिन उसकी इल्ड में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि क्रॉप प्लांट के अंदर जब एक पीक लेवल आ जाता है तो उसके बाद क्रॉप इल्ड के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो उसको बताने के लिए किसने यूज किया है इक्वेशन, मिश्रलिक ने यूज किया है, जो किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पर बेस्ड है। इसके अंदर dy की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्या होता है, dx क्या होता है, a क्या होता है, y क्या होता है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में कि c जो है कांस्टेंट होता है। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रलिक इक्वेशन के अंदर c यानी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना है 0.301 होती है जनरली अगर पूछा जाए। अगर नाइट्रोजन के लिए पूछा जाए तो 0.122, फॉस्फोरस के लिए पूछा जाए तो 0.60, पोटेशियम के लिए पूछा जाए तो 0.40। क्लियर है, यानी 122, 60, 40 आगे पॉइंट लगा देना। एक तो यहाँ याद रखना है, एक आपको बोल यूनिट में याद रखना है, 223, 45, 76। ठीक है, यहां पर जो है नाइट्रोजन का कितना है 0.122, फॉस्फोरस का कितना है 0.60, पोटेशियम का कितना है 0.40। क्लियर है, ये इक्वेशन आपको थोड़ा माइंड के अंदर याद रखना है। एक बार इसको लिखो, मोस्ट एग्जॉस्टिव क्रॉप जो है वो हमारी सोरगम ही है, सुगर केन नहीं है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रोनॉमी है, टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप्स है, उसके अंदर सुगर केन सोरगम वाला चैप्टर देखना, उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही लाइन लिखा हुआ है कि सोरगम नोन एज एग्जॉस्टिव क्रॉप। क्यों कहा जाता है एग्जॉस्टिव क्रॉप, क्योंकि जितने भी सीरियल प्लांट्स हैं उनके अंदर मोस्ट डीपर रूट्स जो है वो किसकी होती है, सोरगम की होती है। पहली चीज, सोरगम की डीपर रूट होने की वजह से न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो भी डीपर लेयर से करता है, मॉइस्चर का अपटेक भी डीपर लेयर से करता है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि सोरगम की जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं और फील्ड के अंदर जो स्टेबल्स होते हैं, जो हाउसेस होते हैं, उनका सीएन रेशो क्या होता है, मोर देन 80:1 होता है। जिनका सीएन रेशो 20 या 30:1 से ज्यादा होता है, मतलब 30:1 से अगर ज्यादा होता है तो उनके अंदर इमोबिलाइजेशन होता है, यानी इनऑर्गेनिक है तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक के अंदर। सोरगम का जो सीएन रेशो है वो 80:1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। 80:1 से अगर ज्यादा होगा तो उनका जो रेजिड्यू बचा है उसके डिकम्पोजिशन में भी हमें क्या होगी, मुश्किल होगी, यानी नेक्स्ट क्रॉप की सोविंग करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए फार्मर को यह सजेस्ट किया जाता है, यदि उसने प्रीवियस क्रॉप के रूप में सोरगम अगर ग्रो कर रखा है तो उसके डिकम्पोजिशन फास्ट करने के लिए सोविंग के पहले उसे क्या करना है, 25 kg नाइट्रोजन या यूरिया का एप्लीकेशन, 25 kg नाइट्रोजन का ज्यादा एप्लीकेशन करना है, ताकि नाइट्रोजन की ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो वहां पर प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस नाइट्रोजन का यूज अपने टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए करेंगे। ठीक है, और टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए करने के साथ साथ अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे, और जब पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बढ़ेगी तो जो हायर सीएन रेशियो है वो क्या होगा, इजीली डिकम्पोज हो पाएगा। क्लियर हुआ। और इसको जो है एक टर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है सोइल सिकनेस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोइल सिकनेस जो है किस क्रॉप से रिलेटेड है, सोरगम से। एग्जॉस्टिव क्रॉप किसे कहा जाता है, सोरगम को कहा जाता है। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए इसके बाद में क्रॉप रेजिड्यू के लिहाज से कुछ चीजें पूछी जाती हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फील्ड में क्या लगा रखा है, लेग्यूम ग्रो कर रखी है। क्या ग्रो कर रखा है, लेग्यूम ग्रो कर रखा है। अब लेग्यूम ग्रो करने के बाद जो नेक्स्ट क्रॉप आप सोविंग करोगे तो ये तो हमारी क्या हो गई, फर्स्ट क्रॉप। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकंड क्रॉप। सेकंड क्रॉप की सोविंग के पहले यदि मान लीजिए फील्ड के अंदर आपने विदाउट
क्रॉप रेजिड्यू, यहां पर क्या नहीं है, क्रॉप रेजिड्यू नहीं है, क्लियर है। या सेकंड चीज हो सकती है विद क्रॉप रेजिड्यू। क्रॉप रेजिड्यू यहां पर किसके होंगे, इस लेग्यूम के होंगे, किसके होंगे, लेग्यूम। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लेग्यूमिनोसी फैमिली की क्रॉप्स है वो सब क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। एक्सेप्शन है आपका राजमा, राजमा के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इस वजह से हम जनरली राजमा को जो है साई नोड्यूल क्रॉप कहा जाता है। एक इंपोर्टेंट डाल के लिख लेना, साई नोड्यूल क्रॉप। साई का मतलब होता है थोड़ा शर्मीली, ठीक है। साई नोड्यूल क्रॉप जो है किसे कहा जाता है, राजमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजमा को। फेजोलियस वल्गेरियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ल्यूपिन और फ्लेवोनॉइड का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। बहुत कम मात्रा में होने की वजह से राइजोबियम रूट को इन्फेक्ट करता है, लेकिन बनने वाली नोड्यूल की जो साइज होती है वो 2 mm से क्या होती है, कम होती है। हमने कहा था कि जो इफेक्टिव नोड्यूल है उसकी साइज कितनी होती है, 2 to 8 mm होती है। जब 2 mm से कम होती है तो वहां पर नोड्यूल जो है इफेक्टिवली नहीं बन पाता है और बैक्टीरियोइड सेल जो है वो इफेक्टिवली डेवलप नहीं हो पाती है। इस वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इस वजह से राजमा को हम एज ए सीरियल क्रॉप ट्रीट करते हैं। समझ में आया। तो हमने देखा कि यदि हमने प्रीवियस क्रॉप के रूप में क्या ग्रो किया है, लेग्यूम को ग्रो किया है, और उसके साथ में फील्ड के अंदर यदि मान लीजिए हमने क्रॉप रेजिड्यू को ऐड नहीं किया है, विदाउट क्रॉप रेजिड्यू, यानी कंप्लीटली हमने क्या कर लिया है, लेग्यूम की हार्वेस्टिंग कर लिया है, तो जो भी हम सेकंड क्रॉप की सोविंग करेंगे, एक सेकेंड, जो भी हम सेकंड क्रॉप की सोविंग करेंगे, इस सेकंड क्रॉप की सोविंग के लिए या इस सेकंड क्रॉप के लिए जो है, सेकंड क्रॉप हम लिख सकते हैं, यहां पर जो नाइट्रोजन का रिकमेंडेशन है वो नाइट्रोजन परसेंट यहां पर कितना हो जाएगा, 25% आपको कम नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन नाइट्रोजन का कितना करना होगा, 25% कम नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना होगा, जबकि पी एंड के, फॉस्फोरस और पोटास जो है जितना रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड डोज। ऐसा क्यों है कि यदि मान लीजिए हमने प्रीवियस क्रॉप यानी पहली क्रॉप फील्ड के अंदर क्या ग्रो किया है, लेग्यूम ग्रो किया है, लेग्यूम ग्रो किया है, तो लेग्यूम क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के साथ साथ इनका रेजिडुअल इफेक्ट भी होता है। मैंने आपको दो चीजें बताया था, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली अगर क्रॉप प्लांट की बात करते हैं तो क्या है वो, राजमा, राजमा, मैं सही बताया था, राजमा नहीं, लुरसिन रिस्का जिसे कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा वो हो गया। लुरसिन जिसको हम मेडिकागो सेटाइवा बोलते हैं, अल्फा अल्फा कहा जाता है, वो क्या करता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली क्रॉप कौन सी है, तो आपकी क्या है, रिस्का है, ठीक है, लुरसिन है, अल्फा अल्फा है, मेडिकागो सेटाइवा है, जिसके सारे नाम है। उसके बाद एक और चीज मैंने आपको लिखाई थी कि लेंटिल जो होती है, मसूर जो होती है, उसका रेजिडुअल इफेक्ट, नाइट्रोजन रेजिडुअल इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप पीजी की तैयारी अभी कर रहे हो, ये पीजी की तैयारी अगर डबलयू में आपके काम आती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पीजी का क्या था, रेजिडुअल इफेक्ट था। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि यदि हमने पहले क्या ग्रो किया है, लेग्यूम ग्रो किया है, और फील्ड के अंदर कोई भी रेजिड्यू नहीं बचा है, फिर भी जो नेक्स्ट क्रॉप हम सोविंग करेंगे उसका जितना नाइट्रोजन होगा उसके रिकमेंडेशन से हमें कितना देना है, लेस देन 25%, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की सेविंग हुई ना आपकी। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर सीएन रेशो जो होता है लेग्यूम्स का, या फिर इन्होंने नाइट्रोजन जो फिक्सेशन किया है उसकी अवेलेबिलिटी किसको हुई है, नेक्स्ट क्रॉप को हुई है, जबकि फॉस्फोरस और पोटास हमें क्या करना है, फुल्ली रिकमेंडेड करना है। क्लियर है। यदि मान लीजिए आपने पहले जो है लेग्यूम ग्रो किया था, लेग्यूम ग्रो करने के साथ इसके विद क्रॉप रेजिड्यू, यहां पर क्या है, क्रॉप रेजिड्यू लेफ्ट है, तो नेक्स्ट क्रॉप की जब आप सोविंग करोगे तो यहां पर जो नाइट्रोजन में सेविंग होगी वो कितना परसेंट कम देना पड़ेगा आपको, 50% कम देना पड़ेगा, और साथ में फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है उनमें 25% की क्या करनी पड़ेगी, कमी। ये रिकमेंडेशन डोज के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसके बारे में, रिकमेंडेशन डोज, यानी जितनी रिकमेंडेड है उसका 25% किसमें देना है, नाइट्रोजन का। फॉस्फोरस पोटास को फुल्ली रिकमेंडेड जो दिया है उसको हमें अप्लाई करना है। लेकिन हमने लेग्यूम क्रॉप ग्रो किया है, विद क्रॉप रेजिड्यू अगर फील्ड में लेफ्ट है तो नाइट्रोजन की कितनी सेविंग होगी, 50%, फॉस्फोरस और पोटास की कितनी होगी, 25%। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए या तो सीरियल, ठीक है, या सीरियल्स हो, या फिर सोरगम हो, केस्टर हो, ठीक है, यदि मान लीजिए आपने प्रीवियस क्रॉप के रूप में क्या ग्रो किया है, सीरियल को, सोरगम को या केस्टर को ग्रो किया है, और आप जब नेक्स्ट क्रॉप की सोविंग करोगे तो नेक्स्ट क्रॉप की सोविंग करने के लिए आपको यहाँ नाइट्रोजन कम नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 25% मोर नाइट्रोजन।
25% मोर नाइट्रोजन, किसका? रिकमेंडेशन डोज का। इसका रीजन क्या है कि जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती है उनका सीएन रेशियो क्या होता है? ज्यादा होता है। सीएन रेशियो ज्यादा होता है तो क्रॉप रेजिड्यू इजीली डिकम्पोज हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टर डोज के रूप में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं, ताकि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी अगर सोइल के अंदर ज्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस नाइट्रोजन का यूज करेंगे, अपना टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे, अपना पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे और इजीली क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि यदि मान लीजिए पहली क्रॉप के रूप में आपने लेग्यूम को ग्रो किया है और लेग्यूम ग्रो करने के बाद नेक्स्ट क्रॉप की आप सोविंग कर रहे हो, तो वहां पर आपने कोई क्रॉप रेजिड्यू जो है लेफ्ट नहीं छोड़ा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो नेक्स्ट क्रॉप की आप सोविंग करोगे उसके अंदर कितना नाइट्रोजन की कमी होगी या कितनी नाइट्रोजन की हम सेविंग कर सकते हैं? 25%। यानी जितना रिकमेंडेड है, जैसे 100 केजी रिकमेंडेड था तो हमें कितना अप्लाई करना है? केवल 75 केजी। जबकि फॉस्फोरस और पोटास तो हमें जितना रिकमेंडेड है उतना ही क्या करना है? अप्लाई करना है। लेग्यूम विद क्रॉप रेजिड्यू, यदि हमने मान लीजिए क्रॉप रेजिड्यू फील्ड के अंदर लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उस केस के अंदर हमें नाइट्रोजन की सेविंग कितनी होगी? 50%। 100 केजी है तो कितना अप्लाई करना है? 50 केजी। जबकि फॉस्फोरस और पोटास में कितने की सेविंग होगी? 25% की। क्लियर है? यदि हमने सीरियल या सोरगम या केस्टर को ग्रो किया है तो हमें कितना परसेंट नाइट्रोजन ज्यादा देना पड़ेगा? 25%। किसका? रिकमेंडेड डोज का। यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है? इसके बाद में एक और चीज आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो इसके एस्टिमेशन के कुछ तरीके होते हैं, यानी इसको हमने रेटिंग दिया था, लो नाइट्रोजन, मॉडरेट नाइट्रोजन और हाई नाइट्रोजन, फर्टिलिटी लेवल्स के अंदर हमने क्लासिफाई किया था। जैसे कि अगर 280 केजी से कम नाइट्रोजन किसी सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लो स्टेटस है। अगर 280 से 560 है तो मॉडरेट है, 580 से अगर ज्यादा है तो क्या है? हाई है। क्लियर हुआ? अब जनरली क्या होता है कि साइंटिस्टों ने एक क्लासिफिकेशन दिया है जिसके माध्यम से वो कहते हैं कि एक तो हो जाएगा स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में 3 कैटेगरी हो गई, लो, मॉडरेट और हाई। लो, मॉडरेट और हाई। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए सोइल का स्टेटस क्या आता है? मॉडरेट आता है। क्या आता है? मॉडरेट। स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट क्या आता है आपका? मॉडरेट आता है। तो यहां पर जो डोज आप दोगे, यानी जो रिकमेंडेड डोज होगी, इसको हम बोल सकते हैं रिकमेंडेड डोज जो है वो हमें क्या देनी है? फुल देनी है। ठीक है, जैसे कि 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटेशियम है, और हमारी सोइल के अंदर मान लीजिए नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करें, जैसे किसी क्रॉप के लिए नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन है 100 केजी नाइट्रोजन, कितना है? 100 केजी। सोइल का जो स्टेटस आया है वो कितनी है? 280 से 560 के बीच में, मतलब ये किस नेचर का है? हमारे मॉडरेट है। मॉडरेट है तो हमें 100 की 100 केजी क्या करना है? नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना है। समझ में आया? फुल डोज ऑफ रिकमेंडेड कब करना है? जब सोइल का स्टेटस कैसा हो? पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए मॉडरेट हो। समझ में आया? इसके बाद मान लीजिए नाइट्रोजन के केस में बात करूं और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी किसी पर्टिकुलर सोइल के अंदर कितनी होती? 280 केजी पर हेक्टेयर से कम होती, तो ये किस स्टेटस की बात होती? लो की। जब किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का लो स्टेटस होता है तो जितनी उसकी रिकमेंडेड डोज है उसके अंदर 25% हमें क्या करना है? ज्यादा देना है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 25% मोर कंपेयर टू रिकमेंडेड। क्लियर हुआ ये चीज? यदि मान लीजिए सोइल का स्टेटस नाइट्रोजन के लिए 580 केजी से क्या होता? ज्यादा होता, तो इस केस के अंदर भी हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड होता है उसका 25% लेस कंपेयर टू रिकमेंडेड। ये 3 क्वेश्चन जो है आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि यदि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए सोइल का स्टेटस क्या आता है? मॉडरेट आता है। क्या आता है? मॉडरेट आता है। तो उसके लिए हमें जितना रिकमेंडेड डोज हमें कहा गया है उतना ही क्या करना है? फुल्ली अप्लाई करना है। यदि लो स्टेटस आता है तो उस केस के अंदर हमें 25% क्या करना है? ज्यादा। यदि हाई आता है तो 25% क्या करना है? कम करना है। ये चीज क्लियर है? जैसे मैं अगर कहूं कि 100 केजी नाइट्रोजन राइस के लिए है, किसके लिए सुटेबल है? राइस के लिए रिकमेंडेड है 100 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। यदि सोइल का स्टेटस, नाइट्रोजन स्टेटस जो है वो लो आता है तो आप यहां पर कितना केजी नाइट्रोजन दोगे? 125। अगर मान लीजिए मैं कहता कि 280 केजी से नाइट्रोजन कम है फील्ड के अंदर तो आप कितना अप्लाई करते? 75 केजी, यानी 25% को आप क्या कर देते? कम कर देते। तो यहां से भी एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये चीज याद रखना है। क्लियर हुआ ये चीज? एक बार आप इसको लिखिए, ये लिख लिया था अपन ने, इसको कैसे लिखना है एक बार मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। चलिए, जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे लिखिए।
या फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो क्रॉप रेजिड्यू या फिर क्रॉप रेस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर लेग्यूम, प्रीवियस क्रॉप भी हम इसको बोल सकते हैं, प्रीवियस क्रॉप। लेग्यूम है, लेग्यूम दो तरीके से, विद आउट क्रॉप रेजिड्यू, जल्दी लिखना दोस्त, विद क्रॉप रेजिड्यू, ठीक है। सक्सीडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? सक्सीडिंग क्रॉप यानी आने वाली फसल, ठीक है। एक पर्टिकुलर फील्ड पर जो पहले ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस। पहले जो ली जाती है उसको प्रीवियस कहा जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद नेक्स्ट को सक्सीडिंग कहा जाता है। तो सक्सीडिंग क्रॉप के अंदर जो रिकमेंडेड डोज है उसमें 25% नाइट्रोजन लेस, जबकि पी एंड के 50% नाइट्रोजन लेस, पी एंड के 25% लेस। Cereals. So, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव बैच करो या ऑफलाइन करो, कैसे भी करो, आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। अगर लाइव बैच में रहोगे तो ये चंगू मंगू बैठे रहते हैं, वैसे मजाक कर सकते हो आप, है ना, ये एक फायदा है। और चलिए लिखो एक बार इसको, ये सी है भैया ना, सी। लिखा क्या ये? क्या भजन है? अमन का समय आएगा तब बुलाएंगे इसको। लिखा? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट, रिकमेंडेड डोज, इसको हाँ बिल्कुल। लेस का मतलब ये हो गया सक्सीडिंग क्रॉप के अंदर रिकमेंडेड डोज जो हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सक्सीडिंग क्रॉप यानी आने वाली क्रॉप के लिए, जैसे कि राइस हम ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए 100 kg नाइट्रोजन का रिकमेंडेशन था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि लेग्यूम ग्रो किया है और हमने कोई भी क्रॉप रेजिड्यू फील्ड के अंदर लेफ्ट नहीं छोड़ा है, उस केस के अंदर जो राइस हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए 25% नाइट्रोजन लेस, क्या रिकमेंडेड डोज का, यानी 100 kg है तो उसका 25% लेस हमें क्या देना है, नाइट्रोजन कम देना है, यानी कितना अप्लाई करना है, 75 kg। क्लियर है? यदि क्रॉप रेजिड्यू है फील्ड के अंदर तो 50% नाइट्रोजन क्या करना है, लेस करना है, यानी 100 kg रिकमेंडेड था तो 50 kg देना है। ठीक, ये लिखें, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिकमेंडेड डोज, लिखो एक बार।
अभी आप केवल ये लिखिए ना, इसको मत लिखिए अभी, इसको ध्यान में नहीं रखना है कि बोर्ड पे ये भी लिखा हुआ है ना, मतलब ध्यान में रख सकते हो लेकिन थोड़ा जल्दी लिखो है ना। लिखा क्या ये? चलिए, इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा, या कुछ साइंटिस्टों ने रिकमेंडेड किया कि मेनली जो हम ग्राउंडनट का कल्टीवेशन करते हैं वो रेनफेड में करते हैं। क्या करते हैं? रेनफेड। रेनफेड क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। उसको हम क्या बोलते हैं? रेनफेड या फिर ड्राईलैंड कहा जाता है। ठीक है, रेनफेड ग्राउंडनट का अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इधर हो गया स्टेटस। स्टेटस क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का लो है, मॉडरेट है, हाई है। यदि ग्राउंडनट के केस में आपसे पूछा जाए, और ग्राउंडनट भी कौन सा? रेनफेड ग्राउंडनट, तो उसके अंदर डोज हमें फुल देनी है कब? लो के केस में। हाफ कब देना है? मॉडरेट में। और नो कब देना है? हाई में। पर्टिकुलर किसके लिए पूछा जाए? ग्राउंडनट के केस में। ग्राउंडनट भी कौन सी? रेनफेड ग्राउंडनट। इसको भी आप एक बार मेंशन कर लो, रेनफेड ग्राउंडनट। ठीक है, स्टेटस लो, मॉडरेट, हाई, फुल, हाफ, नो। हाँ जी, बोलो, क्या हो गया? चलिए देखिए, जियोट्रोपिज्म मोमेंट जो है वो किस क्रॉप प्लांट के अंदर पाया जाता है? जियोट्रोपिज्म मोमेंट, इन विच क्रॉप जियोट्रोपिज्म मोमेंट फाउंड। और हेलियोट्रोपिज्म मोमेंट किस क्रॉप के अंदर पाया जाता है? ग्राउंडनट में क्या पाया जाता है दोस्त? जियोट्रोपिज्म। और हेलियोट्रोपिज्म किस में पाया जाता है? सनफ्लावर। जियोट्रोपिज्म जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ट्रोपिज्म। यदि किसी भी क्रॉप प्लांट का मोमेंट जो है जियो यानी हमारी जियोलॉजी की ओर होता है, भूगर्भ की ओर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। और हेलियोट्रोपिज्म, हेलियो मीन सन की ओर अगर मोमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेलियोट्रोपिज्म। सनफ्लावर क्या है हमारा? हेलियोट्रोपिज्म मोमेंट पाया जाता है। जबकि जियोट्रोपिज्म किस में पाया जाता है? ग्राउंडनट के अंदर। ठीक है, ये दो वर्ड जो है आप मेंशन कर लेना, जियोट्रोपिज्म और हेलियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म ग्राउंडनट के अंदर, हेलियो हेलियोट्रोपिज्म सनफ्लावर। ठीक, ब्रे न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, log a minus y log a minus c x। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? याद रखना है किसने दिया था? ब्रे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ब्रे ने न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया था। इसकी बस केवल इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन क्या होता है? log a minus y बराबर log a minus cib minus cx। ठीक है, जबकि मिस्टर ली की क्या थी? dy अपॉन dx a minus y c। ठीक है, जहां पर c की वैल्यू कितनी थी? 0.301, एनपीके के लिए 0.122, 0.60 और 0.40। ठीक है, यदि एनपीके अगर हम बोल यूनिट के लिए बात करें तो 223, 45 और 76। ठीक है, एक बार ये इक्वेशन लिखो, ब्रे न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, log a माइनस वाई बराबर log a माइनस सी आई पी माइनस सी एक्स। बस केवल इक्वेशन याद रखना है, ज्यादा कुछ उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सनफ्लावर हेलियंथस एनस जिसे कहा जाता है ना, वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर मैंने तुम्हें क्या लिखाया था? न्यूट्रिएंट एनपीके, उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। 3
1.5 कर लेना एनपीके वर्मी कंपोस्ट में, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर एनपीके रेशो जो है 3:1.5 कर लेना, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर 3:1.5 कर लेना, ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बुकलेट है उसके अंदर एक आइडियल वर्मी कंपोस्ट के अंदर एनपीके रेशो जो है 3:1.5 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दो टर्म और लिख लेना, एक होता है IPNS और एक होता है आपका INM। IPNS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सिस्टम, ठीक है। ये दिया था आपके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने, जबकि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ये टर्म दी थी हैरिसन ने, ठीक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है IPNS इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सिस्टम टर्म किसने दिया? FAO ने, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जबकि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टर्म किसने दिया था? हैरिसन करके एक साइंटिस्ट हुआ उसने दिया था। तो थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है IPNS और INM में, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टर्म किसने दिया था? हैरिसन ने दिया था, जबकि इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सिस्टम किसने दी थी? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रोम इटली के अंदर स्थित है। 16 अक्टूबर को जिसकी स्थापना हुई थी। इस वजह से 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है ना। क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश से सारे बच्चे हैं और जब गांव के अंदर जिनको गीत वगैरह का नाम सुना है तुम्हें, भजन वजन गीत, तो क्या होता है कि जब औरतें गीत गा के कंप्लीट हो जाती है तो जिनको नहीं आता है उनको पता नहीं चलता कि गीत खत्म हुआ नहीं हुआ, तो बीच में से फिर वो पीछे पीछे आवाज आती है कि यार ये था वो। तो समझदार हो क्यों मनीष? चलिए, लिखा यहां तक? एक बार लिखो। हैं? 31 अक्टूबर को मेरे दोस्त का जन्मदिन है यार। और लिख लिया? चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज, उसको फिर खत्म करते हैं। चलिए, रेस्पॉन्स ऑफ क्रॉप टू फर्टिलाइजर कैसा होता है? क्वाड्रेटिक नेचर होता है, ठीक है। इसके बाद SCCR की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स कहा जाता है। किसने दिया था? रामामूर्ति ने। रामामूर्ति ने एक और दिया था टारगेट इल्ड कॉन्सेप्ट, याद रखना है, टारगेट इल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक। टारगेट इल्ड कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रामामूर्ति ने दिया था। ड्रिस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम होती है, जो किसने दिया था? ब्यूफिल्स ने दिया था 1973 के अंदर, ठीक। लिख लेना टारगेट इल्ड कॉन्सेप्ट, TYC। टारगेट इल्ड कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रामामूर्ति ने। इसके बाद में रेशो ऑफ न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम यील्ड कौन बताता है? आपका ड्रिस अप्रोच बताती है। सुटेबल फॉर कौन सी क्रॉप के लिए सुटेबल है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। बॉल यूनिट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है उसको 50% अचीव करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं। ये तीन चीजें याद रखना है, 223, 45 और 70। किसमें? ये पौंड पर एकड़ में। इसके बाद में क्लोरोफिल मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पार्ट बोलते हैं। सॉइल प्लांट एनालाइजर डेवलपमेंट बोलते हैं, जो ग्रीननेस को मेजर करता है, यानी इनडायरेक्टली किसका मेजरमेंट करता है? नाइट्रोजन का डिटरमिनेशन करता है। क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच नाइट्रोजन के लिए है। कहां पर है? टेम्परेट में, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड सॉइल्स के अंदर। किसको मेंशन करता है? किसको इंडिकेट करता है? नाइट्रोजन एस्टिमेशन को। बाय दी किस प्रोसेस के द्वारा? मिनरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब क्या होता है? किसने दिया? इनको किसका फादर कहा जाता है? ये चीज आपको याद रखना है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था। नाइट्रोजन अगर एक्सेस होता है शुगर क्रॉप्स के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में अपटेक किया जाता है अमोनिकल और नाइट्रेट के रूप में। इसका एसिमिलेशन होगा तो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, जो भी कार्बोहाइड्रेट बनाए उसको क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इसके बाद में मिस्टेलिक इक्वेशन याद रखना है, dy/dx a - y c होता है, ठीक है। dy का मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट,
और dx का मतलब कितना हमने इनपुट इंक्रीज हो रहा है, a जो है मैक्सिमम यील्ड होती है, y जो है जनरली यील्ड होती है, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जनरली c की वैल्यू कितनी होती है, 0.001, नाइट्रोजन के लिए 0.122, फास्फोरस के लिए 0.60 और पोटेशियम के लिए 0.40। क्रॉप रेजिड्यू के बारे में हमने बात किया। क्रॉप रेजिड्यू के अंदर हमने देखा कि प्रीवियस क्रॉप में अगर हमने लेग्यूम ग्रो कर रखा है और फील्ड पर अगर कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट नहीं है, तो आने वाली जो क्रॉप है यानी जो सक्सीडिंग क्रॉप है उसके अंदर हमें नाइट्रोजन कितना परसेंट कम देना है, 25%, जबकि फास्फोरस और पोटास जितना रिकमेंडेड है उतना ही देना है। विद क्रॉप रेजिड्यू है तो 50% हमें क्या करना है, नाइट्रोजन कम देना है, जबकि पी और के जो है 25% में कम ही करना है। रीजन क्या है कि अगर रेजिड्यू वहां पर होगा तो जाहिर सी बात है उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। सीरियल सोरगम केसर का रीजन आप समझे, 25% ज्यादा नाइट्रोजन हम रिकमेंडेड करते हैं। इसके बाद में स्टेटस ऑफ नाइट्रोजन के अंदर हमने देखा कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए सोइल का स्टेटस लो आता है, तो हम क्या करते हैं, जितना उसका रिकमेंडेड है उसमें 25% ज्यादा देते हैं, मॉडरेट आता है तो फुल देते हैं और हाई आता है तो 25% लेस देते हैं। लेकिन रेनफेड ग्राउंडनट के केस के अंदर क्या है, यदि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का स्टेटस लो है तो उसके अंदर जितना रिकमेंडेड है उतना अप्लाई किया जाता है, मॉडरेट है तो हाफ अप्लाई किया जाता है, जबकि हाई है तो यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं किया जाता है। इसके बाद में ये थोड़ी सी चीजें याद रखना है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है, किस क्रॉप से रिलेटेड है। ब्रे न्यूट्रिएंट मोबिलिटी की जो इक्वेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जितने भी पहले लॉज हुए थे, चाहे वो लॉ ऑफ मिनिमम हो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हो, बोल हो, ठीक है, या फिर हमारा मिस्टेलिक का हो, उन सबको कंबाइन करके इन्होंने जो एक इक्वेशन दिया उसका नाम क्या है, ब्रे न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो याद रखना है ब्रे ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आईपीएनएस क्या होता है और आईएनएम क्या होता है, ये दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है और किसने दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है और कल हम